एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस एकेडमी। माय नेम इज दीपक ठाकुर और आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी एनसीईआरटी थ्रू एमसीक्यू सीरीज थ्रू दिस वीडियो। ये सब्जेक्ट है रहेगा हमारा इकोनॉमी और टॉपिक है हमारा एक्सटर्नल सेक्टर एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ठीक है, जो एनसीईआरटी के लेवल पे हम यहाँ करने वाले हैं कवर अप। ठीक है, एंड आज का जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे इस टॉपिक से अराउंड 9 क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि टॉपिक इन सभी टॉपिक्स में से कवर अप करेंगे। एंड जो हमारी कोशिश है आपको ये स्किल प्रोवाइड करने की कि एनसीईआरटी से किस तरह की क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है एंड आपको किस तरह से एनसीईआरटी को पढ़ना है कि आप उनको मैक्सिमम एनसीईआरटी बुक्स को यूटिलाइज कर सको, ताकि आपका जो बेस है यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए वो एनसीईआरटी से एक अच्छे लेवल पे बिल्टअप हो सके। ये मिस्टेक हम हमेशा करते हैं कि एनसीईआरटी जब पढ़ते हैं तो कई चीजें मिस आउट कर जाते हैं। तो इस पूरी सीरीज का एनसीईआरटी थ्रू एमसीक्यू सीरीज का पर्पस यही है कि आपको ये स्किल हम दे दें कि कैसे आप मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके एनसीईआरटी बुक्स को। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एंड फॉर्मेट हमारा यही रहेगा। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दूंगा जिसका आप लोगों को साथ के साथ आंसर करना है एंड उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उस क्वेश्चन की आंसर देखेंगे एंड देन मैं आपको बताऊंगा सोर्स कि ये एनसीईआरटी की कौन से बुक से कौन से चैप्टर से हमने क्वेश्चन पिक किया है, सो दैट आपको पता लग सके कि कैसे यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करता है एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा द बैलेंस ऑफ पेमेंट के रिगार्डिंग। द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ। यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बात की गई है। कॉन्सेप्ट अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है जो आपका इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, ये सब कुछ हम इसमें इंक्लूड करते हैं। एक्सपोर्ट भी हम करते हैं, साथ ही ट्रांसफर पेमेंट्स भी इसमें होती हैं। ट्रांसफर पेमेंट्स बेसिकली होती हैं आपकी जो आपके रेमिटेंसीज है, यानी कि जो फॉरेनर्स इंडियन जो बाहर काम करते हैं वो कुछ पैसे इंडिया में भेज रहे हैं, गिफ्ट के तौर पे भेज रहे हैं, कैसे भी भेज रहे हैं, वो सब कुछ हम इसमें काउंट करते हैं। एंड इसमें एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में जो आपका सर्विसेज है वो सब भी इंक्लूड होता है। ठीक है, तो चलिए फिर देख लेते हैं कि हमारी स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है इसके लिए। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है ऑल इंपोर्ट्स एंड ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग अ गिवन ईयर नॉर्मली ईयर। ठीक है, नॉर्मली हाँ, ये जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट ये हम एक साल का लेके चलते हैं। इंडिया में फाइनेंशियल ईयर जो है वो जो है आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, तो वो रहेगा। बट यहाँ पर सिर्फ इंपोर्ट की बात कर रहे हैं तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। सेकेंड क्वेश्चन में गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, यहाँ पे सिर्फ एक्सपोर्ट की बात हो रही है तो ये भी नहीं हो सकता हमारा आंसर। एंड थर्ड बात करता है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ वन कंट्री एंड अनदर। ठीक है, ये हम कंसिडर कर सकते हैं, इसको देखेंगे। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, कैपिटल मूवमेंट्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। कैपिटल मूवमेंट सिर्फ कैपिटल की मूवमेंट नहीं है, यहाँ पे हम गुड्स भी कर रहे हैं और सर्विसेज भी कर रहे हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो बेस्ट जो हमारे जो ऊपर हम मैंने एक्सप्लेन किया आपको यहाँ पर, जो इसे बेस्ट एक्सप्लेन करता है वो है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों आने चाहिए। और डेफिनेटली एक कंट्री का इंपोर्ट एक्सपोर्ट दूसरी कंट्री के कंपेरिजन में हम देखते हैं। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट आप ओवरऑल भी देख सकते हो किसी कंट्री का, या किसी कंट्री स्पेसिफिक देख सकते हो कि चाइना से अगर हम कंपेयर करें तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या स्टेटस है, अमेरिका से क्या है, अफ्रीका से क्या है। ठीक है, तो वो सब कुछ हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे सी हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, आपको मैं वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है, एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है आपके पास, आंसर सी है हमारा। एंड ये जो एक्सप्लेनेशन एक बार आप रीड कर लीजिएगा। मैं आपको ये पूरा जो डॉक्यूमेंट है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसका लिंक वहाँ पे रहेगा, तो पीडीएफ फाइल जो है वो आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए एंड फिर इसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सोर्स देख लेते हैं। इसका जो सोर्स है वो +2 की एनसीईआरटी है, मैक्रो इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड चैप्टर 6 है। एंड चैप्टर का नेम है ओपन इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये बेसिकली पेज 86 पे इसके रिगार्डिंग आपको बताया गया है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, करंट अकाउंट क्या है। ये पूरा पैराग्राफ पूरा सेक्शन इसी पार्ट के लिए है। एंड ये जो सभी क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे वो सारे इस चैप्टर से ही रहने वाले हैं, ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये आपने अदरवाइज भी पढ़ लेनी है। चैप्टर पढ़ के आप ये एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करो या पहले ये देख लो, फिर आपको इजी हो जाएगा कि पता लग जाएगा कि कौन कौन सी चीजों पे आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू बैलेंस ऑफ पेमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द करंट अकाउंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारे पास दो तरह के अकाउंट रहते हैं, एक होता है करंट अकाउंट और दूसरा होता है
कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों तरह के अकाउंट्स की बात है। एंड अभी हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो करंट अकाउंट के रिगार्डिंग बात किया गया है। इसमें हमसे पूछा गया कि कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से आइटम जो है इसमें आते हैं। ठीक है, सो ये भी हम देखेंगे। सबसे पहले ये आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। कैपिटल अकाउंट में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, हम डायरेक्टली देख लेते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड में आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सब कुछ आ गया, इंक्लूड हो गया। ठीक है, एक्सपोर्ट हम दोनों का देख लेते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड हम निकालते हैं कि कितना है। अब वो सारे कॉन्सेप्ट एक बार आपको एनसीईआरटी रीड करना पड़ेगा इसके लिए। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इसमें आ गया। बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स, ये बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट है बट ऑफ सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज का है। और ये जो है आपका गुड्स के रिगार्डिंग है, यहाँ पे हम गुड्स की बात करते हैं। ठीक है, सो ये हमारा यहाँ पे कवरेज हो जाएगा। ये दोनों डेफिनेटली आते हैं। एंड स्पेशल ड्राइंग राइट या एसडीआर ये नहीं आता है। ठीक है, इसको हम आगे के क्वेश्चंस में भी मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या है ये। बट अभी के लिए आप ये समझो कि ये दोनों चीजें तो इसमें है। फॉरेन एसेट्स, बेसिकली देखो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा करंट अकाउंट का, तो वो ये है, इसमें आपकी वो चीजें आती है जिसके ऊपर आपका जो इंपोर्ट है एक्सपोर्ट है वो सब कुछ कवर हो गया, ट्रांसफर पेमेंट्स वगैरह सब कुछ कवर हो गया, वो सब कुछ आगे। बट बेसिकली इसमें कोई एसेट आपका कोई बाहर की कंट्री में जो आप इंडियन कोई जाके कहाँ की कंपनी खरीद लेते हैं ऐसा कुछ, तो वो सब कुछ इसमें कवर अप नहीं होता। ठीक है, वो करंट वो हमारा कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, वो हम कैपिटल अकाउंट में काउंट करते हैं। चाहे इंडिया कोई लोन उठा रहा है बाहर की कंट्री से, या कोई इंडियन कंपनी या इंडिविजुअल बाहर जाके कोई कंपनी परचेज कर रहा है, वो सब कुछ कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, बिकॉज वहाँ पे एक एसेट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे नहीं है। एंड सो हमारे पास जो आंसर है क्या, वो 1 और 3 है, तो इसका सी आंसर है 1 और 3। ठीक है, सी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, तो ये आप देख लीजिएगा, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ऑलरेडी आपको। सोर्स ये आपको पूरा टेबल दिया है कॉम्पोजिशन ऑफ करंट अकाउंट का, एक एक चीज यहाँ पे कवर की गई है। ट्रेड एंड गुड्स, ट्रेड एंड सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट्स, उसमें क्या कुछ आता है वो सब कुछ कवर किया गया। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स आ गया बैलेंस ट्रेड में, ट्रेड इन गुड्स में। एंड ट्रेड इन सर्विसेज में आपका नेट फैक्टर इनकम, मतलब जो बाहर कोई इंडियन बाहर की कंपनी में काम कर रहा है उसको जो सैलरी या प्रॉफिट मिल रहा है वो, और जो बाहर का एम्प्लॉय यहाँ पे काम कर रहा है उसको जो कंपनी इंडियंस पे कर रहे हैं वो, तो माइनस वगैरह करके हम इसका रिजल्ट निकालते हैं। ये डिटेल में आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा, वो आपको एक बार एनसीईआरटी आप रीड आउट कर लीजिएगा, बड़ी इजीली समझ में आ जाएगा। तो इसी तरह से बाकी के कंपोनेंट्स भी यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, तो ये 87 पेज पे ये डायग्राम दिया हुआ है, ये फ्लो चार्ट, एक बार इसको जरूर देखिएगा। एंड यहाँ से बड़े तरीके से आप क्वेश्चन अलग अलग बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये भी हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। सिचुएशन इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग करंट अकाउंट डेफिसिट की बात की गई यहाँ पे। ठीक है, जो हमने पहले बात किया था करंट अकाउंट का, ठीक है, तो हमने देख लिया था कि इसमें आपका जो ट्रेड है गुड्स का भी आता है, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ही आती है। अब क्या है कि इंडिया में एक सिचुएशन ये है कि हमारा जो इंपोर्ट है इन गुड्स एंड सर्विसेज का बाहर की कंट्री से, वो ज्यादा है एक्सपोर्ट से। ठीक है, तो मतलब हम जितना सामान बाहर बेच रहे हैं उससे जो पैसे आ रहे हैं हमारे पास, वो कहीं ज्यादा कम है उस अमाउंट से जो हमें बाहर का सामान खरीदने के लिए देने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो मतलब चीजें जो आपकी नेट इनकम आती है सामान बेचकर, वो कम आ रही है, बिकॉज आपका एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज्यादा है, तो वो नेगेटिव में जा रहा है, मतलब आपको नेगेटिव में आप हो, माइनस में हो इस चीज में। ठीक है, सो हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी स्टेटमेंट इस कॉन्टेक्स्ट में ठीक है। पहला स्टेटमेंट है CAD, इसको हम शॉर्ट में कैट बोलते हैं, इज द शॉर्टफॉल बिटवीन द मनी फ्लो ऑन इंपोर्ट ऑन एक्सपोर्ट एंड द मनी फ्लो आउट ऑन इम्पोर्ट। ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि जो हम पैसा मनी फ्लो इंडिया से बाहर जा रहा है, जो इंडिया में आ रहा है पैसा एक्सपोर्ट करने से, बाहर चीजें बेचने से, बाहर की कंट्रीज में सामान बेचने से, वो एंड जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी वजह से जो पैसा बाहर जा रहा है उसको जब हम माइनस करते हैं तो जो शॉर्टफॉल आता है वो है CAD। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, हमने देख लिया है। एंड सेकंड स्टेटमेंट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, इन इंडिया क्रूड ऑयल एंड गोल्ड इंपोर्ट्स आर द प्राइमरी सोर्स बिहाइंड द करंट अकाउंट डेफिसिट। देखो बेसिकली क्या है कि ये जो नेगेटिव में हमारे पास वैल्यू आता है ना कि इंडिया का इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, उस इंपोर्ट में ज्यादातर चीजें हमें मंगानी जो पड़ रही है वो ऑयल मंगाना पड़ रहा है। ठीक है, ऑयल हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। मेन हमें कंसर्न यहाँ पे ऑयल की वजह से ही है कि हमारा जो है
ऑयल का काफ़ी ज़्यादा हम इंडिया में ऑयल सोर्सेस नहीं है इतने, तो हमें बाहर से मंगाने पड़ते हैं। तो ठीक है, तो क्रूड ऑयल इसमें एक मेजर पार्ट है। एंड इसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो आपका है गोल्ड। ठीक है, इंडिया में गोल्ड भी इतनी क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है जितना जितनी हम वहाँ पे डिमांड है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। एंड थर्ड, कैड कैन बी रिड्यूस बाय बूस्टिंग एक्सपोर्ट एंड कर्विंग नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स। ठीक है, ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, क्योंकि अगर आपको करंट अकाउंट डेफिसिट अपना रिड्यूस करना है तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इस वैल्यू को, इस नेगेटिव वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए आप अपना एक्सपोर्ट बढ़ाओ और इंपोर्ट को कम करो। बड़ा सिंपल सी बात है। तो बूस्ट एक्सपोर्ट करना है, और जो नॉन एसेंशियल है, आपको देखो हर एक चीज़ हम कवर नहीं कर सकते, बिकॉज हमें ऑयल चाहिए अपनी ट्रांसपोर्ट के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, एनर्जी जनरेशन के लिए। बट हम गोल्ड जैसी चीज़ों को के इंपोर्ट को कम कर सकते हैं, बिकॉज ये नॉन एसेंशियल है। दिस इज बेसिकली गोल्ड की जो इंडिया में डिमांड है, दैट इज बिकॉज ऑफ द इट्स ट्रेडिशनल वैल्यू। जो कल्चर में हमारी गोल्ड की इंपॉर्टेंस काफ़ी है। ठीक है, फैमिली फंक्शंस में अदरवाइज हम गोल्ड प्रेफर करते हैं, तो वही इसकी वैल्यू है। अदरवाइज ये इतना कोई यूज नहीं, इसका कोई फर्दर यूज नहीं रहता। ठीक है, तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, 1, 2 एंड 3, डी इज द आंसर। यहाँ पे देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है तो एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। सोर्स क्या है, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, ये पूरा दिया हुआ है। यहाँ पे फॉर्मूलाज वगैरह भी दिए हुए हैं, एक मिसप्रिंट भी है, बुक का स्क्रीनशॉट है, बट यहाँ पे मिसप्रिंट भी है। यहाँ पर जो ये करंट अकाउंट सरप्लस लिखा है, इसे बेसिकली करंट अकाउंट डेफिसिट होना चाहिए था। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जो पेमेंट्स हैं वो रिसिप्ट से ज़्यादा है। ठीक है, एक बार एनसीईआरटी में अपनी करेक्ट कर लीजिएगा अगर आपकी बुक में भी एक करेक्शन है तो। ठीक है, 87 नंबर पेज पे टेबल दिया हुआ है, +2 की एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 4, विच विद रिस्पेक्ट टू बैलेंस ऑफ पेमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे हम करंट अकाउंट कर चुके हैं, अब कैपिटल अकाउंट पे आ जाते हैं। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें आती है ये भी मैं एक्सप्लेन जब करूंगा बता दूंगा। एक बार हम देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन में। फॉरेन लोन, जो इंडिया ने बाहर से लोन लिए, क्या वो इंक्लूड होते हैं? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो बाहर की कंपनी या इंडिविजुअल्स इंडिया की कंपनीज में आके इन्वेस्ट करते हैं, इंडिया में कंपनी लगाते हैं, वो इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? प्राइवेट रेमिटेंसेस इंक्लूड होंगे कि नहीं होंगे? एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब बेसिकली हमने करंट अकाउंट में ये चीज़ ऑलरेडी देख ली है कि ये जो प्राइवेट रेमिटेंसेस है, जो बाहर से गिफ्ट की वे में या इंडियन जो बाहर रह रहे हैं सैलरीज की फॉर्म में जो कमा रहे हैं इंडिया में, जब वो ट्रांसफर करते हैं, तो ये करंट अकाउंट का पार्ट है। ठीक है, तो ये करंट अकाउंट का पार्ट है, नॉट ऑफ दिस कैपिटल अकाउंट। तो इसको हम छोड़ देते हैं। देखिए, थर्ड को छोड़ के हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाते हैं। थर्ड को तो छोड़ने के बाद हमारे पास ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, एंड बी हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बी हमारा आंसर है 1, 2 एंड 4। ठीक है, हम एक्सप्लेनेशन एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, मैं समझा देता हूँ अब यहाँ पे क्या है। डायरेक्टली हम चलते हैं हमारा यहाँ पर देखो, मैंने आपको बता दिया कि प्राइवेट रेमिटेंसेस जो है ये बेसिकली करंट अकाउंट का पार्ट है। एंड हम देख लेते हैं कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है। इसके लिए हमारा सोर्स वाले पेज पे चलते हैं। 88 नंबर पेज पे आपको ये टेबल अगेन दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट के लिए। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड है? इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, मतलब अगर आप यहाँ पे कोई कंपनी में आके, इंडियन कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाहे वो फैक्ट्री लगाने में इन्वेस्ट कर रहा हो या फैक्ट्री को आगे बढ़ाने में इन्वेस्ट कर रहा हो, ठीक है, उस तरह की जो इन्वेस्टमेंट है उसे हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, इसको FIIs भी बोलते हैं। ये बेसिकली होता है कि जब आप इक्विटी परचेज करते हो, मतलब इनके शेयर्स वगैरह आप परचेज करते हो, जो आपके कैपिटल मार्केट है, मींस जो स्टॉक एक्सचेंजेस वगैरह है, वहां पर जाके आप इन्वेस्ट करते हो अगर इन कंपनीज में, तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में काउंट होता है। एंड जब आप डायरेक्टली कंपनी में ही इन्वेस्ट कर रहे हो FDI वगैरह में, तो वो आपका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, इसमें और क्या है? एक्सटर्नल बोरोविंग्स, तो जो भी बाहर से हम, बाहर की बैंक से या फिर IMF वगैरह से अगर हम लोन ले रहे हैं, चाहे प्राइवेट कंपनीज ले रही हैं, गवर्नमेंट ले रही है, तो वो भी इसमें काउंट होगा कैपिटल अकाउंट में। एंड फॉरेन असिस्टेंस मींस अगर आपको कोई बाहर की कंट्री, अमेरिका, इंडिया को कोई सपोर्ट देता है या कोई और कंट्री देता है, ठीक है, तो वो सब भी आपका इसमें आता है। जैसे ब्रिक्स से अगर जो ब्रिक्स बैंक है, अगर वहां से इंडिया कुछ लोन उठाता है, तो वो भी आपका इसमें एक्सटर्नल असिस्टेंस में आएगा, बिकॉज बायलैटरल लोन्स भी इसमें आपके कवर अप हो जाते हैं। ठीक है, बायलैटरल मल्टीलेटरल लोन्स। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स of items
is included in India's external exchange reserve. एक्सटर्नल एक्सचेंज रिजर्व के रिगार्डिंग आप न्यूज़पेपर में बार बार पढ़ते रहते हो कि इंडिया का जो एक्सटर्नल रिजर्व है वो 450 बिलियन डॉलर्स का के अराउंड हो गया है, ऐसे आपको फिगर्स मिलते रहते हैं। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर हमको हमने यहाँ पे ये पढ़ना है कि कौन कौन सी चीजें जो हैं वो इसमें इंक्लूड होती है। बेसिकली ये हमसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि ये जो हम फिगर्स देखते रहते हैं इसमें हम क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं। चलिए आइए फिर देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है फॉरेन करेंसी एसेट्स, मतलब जो फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स हैं आरबीआई के पास वो स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ठीक है, एसडीआर जिनको बोलते हैं। ठीक है, ये हम इसको डिस्कस करेंगे आगे। एंड लोन्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, ठीक है, क्या ये इंक्लूड होता है, ये भी हम देखेंगे। सेकंड स्टेटमेंट कहता है फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड की बात है यहाँ पर, एंड एसडीआर की बात है। ठीक है, थर्ड कहता है इसमें भी लोन दिया गया, तो यहीं पे मैं क्लियर कर दूं, लोन तो नहीं है, लोन बेसिकली हम इसमें नहीं काउंट करते। ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है उसमें हम लोन्स काउंट नहीं करते, तो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट तो क्लियरली यहीं से बाहर हो जाएगा। देन फोर्थ भी हमारे पास इसमें भी लोन है फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, ये भी बाहर हो जाएगा। इसमें बेसिकली जो हम काउंट करते हैं फॉरेन करेंसी में या युआन में, डॉलर में, पाउंड में या यूरो में, आपका जो करेंसी है आरबीआई के पास रिजर्व में पड़ी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, क्योंकि वो फॉरेन एक्सचेंज जो है आरबीआई ही मैनेज करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो उनके पास जो भी स्टॉक पड़ा हुआ है फॉरेन करेंसी का वो, प्लस जो गोल्ड रिजर्व्स हैं गवर्नमेंट के वो भी, एंड प्लस एसडीआरस, ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो है ये भी इसमें इंक्लूड करते हैं। एसडीआर में आपको आगे बताऊंगा बिकॉज इसके ऊपर हमारे पास एक क्वेश्चन भी है। ठीक है, सो बी इज आवर आंसर। एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको सब कुछ मैंने बता ही दिया है। फोर्स देख लेते हैं। देखो बेसिकली डायरेक्टली यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात नहीं हुई है इस चैप्टर में, बट बिकॉज यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वगैरह के बारे में बात हो रही है, तो आई फील कि इंपॉर्टेंट है आपको ये बताना कि कैसे इनडायरेक्टली भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पैराग्राफ पढ़ोगे आप 88 नंबर पेज पे चैप्टर 6 में ही, तो यू विल गेट टू नो कि यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कैसे फंक्शन करती है, कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट या रियल एक्सचेंज रेट क्या होता है। मैंने आपको उसके क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम नहीं किया बिकॉज वो थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल हो जाएगा, तो अभी आपको यहाँ पर वो चीज़ समझाना विल नॉट बी अ गुड आइडिया, बिकॉज एक बार आपको उस चैप्टर को पूरा पढ़ना पड़ेगा, देन यू विल बी एबल टू आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। द प्राइस ऑफ एनी करेंसी इन इंटरनेशनल मार्केट इज डिसाइडेड बाय, जो इंटरनेशनल मार्केट में करेंसी का प्राइस होता है वो कैसे डिसाइड होता है। ये कैसे डिसाइड हुआ कि डॉलर जो है 70 रुपये अगर आप दोगे, 70 रुपये देने से आपको जो है $1 मिलेगा, ये कैसे डिसाइड होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्वेश्चन हमें यही पूछ रहा है, तो ये हम देख लेते हैं कि ये चीज़ कैसे डिसाइड होती है, हमें क्या क्या यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं इसके रिगार्डिंग, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे कहता है कि वर्ल्ड बैंक डिसाइड करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, वर्ल्ड बैंक डिसाइड नहीं करता है, दिस इज ऑन द मार्केट, ये हमने मार्केट के ऊपर छोड़ा हुआ है, ये मार्केट डिसाइड करती है। ठीक है, मेनली जो है एक्सचेंज रेट मार्केट से डिसाइड होता है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। सेकंड स्टेटमेंट हमें कहता है डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कंट्री कंसर्न, तो मैंने जो बात की मार्केट की वो यही बात है, डिमांड एंड सप्लाई वाली, कि जब देखो फॉर एग्जांपल हम ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, यूएस में बहुत कुछ इंपोर्ट करते हैं, तो एंड इंटरनेशनली भी डॉलर में ही ट्रेडिंग में मोस्टली होती है, तो डॉलर की वैल्यू जो है वो हर एक कंट्री को चाहिए कि डॉलर्स के पास रहे, तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, तो डिमांड बढ़ेगी देन अकॉर्डिंगली इसमें और भी फैक्टर्स इंक्लूड रहेंगे, बट जिस करेंसी की डिमांड है उसकी वैल्यू भी कंपेरेटिव दूसरी करेंसी से ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे। एंड थर्ड हमें कह रहा है स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट कंसर्न्ड, स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंसर्न कंट्री। ये बेसिकली बात ये है कि देखो जो किसी भी कंट्री की जो करेंसी की वैल्यू ना, हम इस वे में भी देखते हैं कि क्या वो करेंसी किसी को कंट्री को रख के अपने पास बेनिफिट है। फॉर एग्जांपल रवांडा का बड़ा एग्जांपल इसमें रहता है, बिकॉज वहाँ पे क्या है कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी इतनी रहती है कि पता नहीं कि गवर्नमेंट रहेगा कि नहीं रहेगा, देन दे वो अपनी करेंसी ही चेंज कर देते हैं। ठीक है, कुछ नया गवर्नमेंट आया तो वैसे सिचुएशंस में आप किसी और कंट्री का जो करेंसी अपने पास नहीं रखना चाहोगे तो उसकी डिमांड इतनी नहीं रहेगी, एंड बिकॉज यहाँ पे चीज़ें डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे मेजर हो रही है, तो ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बड़ा मैटर करेगा। ठीक है, तो थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। एंड फोर्थ कहता है इकोनॉमिक पोटेंशियल
देखो आगे किसी इकोनॉमी का क्या पोटेंशियल रहने वाला है वो चीज़ें डिटरमाइन नहीं करेगा। बेसिकली हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि आगे इस कंट्री का ट्रेड में कैसे ग्रो कर रहा है या वो सारी चीज़ें मैटर करेंगी। बट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देख के हम उसकी करेंसी की वैल्यू की यहाँ पे स्पेकुलेशन नहीं करते हैं। ठीक है, स्पेकुलेशन हम एक्सचेंज रेट में करते हैं उसका नियर फ्यूचर का देख के कि इकोनॉमिक टर्म्स में कि अभी जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है वो सिचुएशन क्या बोल रही है। मतलब अभी जो ट्रेड चल रहा है कि किसी कंट्री में कितना डेफिसिट है या कैसी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या उसकी गुड्स एंड सर्विसेज कैसी डिमांड है, उसके बेसिस पे डिसाइड करो। बट आप ये इस चीज़ पे डिसाइड नहीं करो कि पोटेंशियल क्या है। ठीक है, यहाँ पे जो मेन वर्ड है कीवर्ड वो पोटेंशियल है। पोटेंशियल ये देख के नहीं कि साउथ अफ्रीका में फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि इनके पास जो है बड़े सारे रिजर्व्स हैं मिनरल्स के अलग अलग, तो ये आगे चल के हेल्पफुल होगा तो इसकी करेंसी का रेट बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता। ये अभी देखते हैं कि जिनके पास अभी जो रिजर्व है वो उसकी कितनी है ट्रेडिंग, कितना ट्रेड उसका चल रहा है। ठीक है, तो उस बेसिस पे डिसाइड होता है, नॉट फॉर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। ठीक है, तो ये फोर्थ स्टेटमेंट जो है हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हम देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से आंसर इसके लिए करेक्ट आ रहे हैं। सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो बी इज द आंसर। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं बी है हमारा आंसर। यहाँ पे अलग अलग रीजन दिए हैं। इन्फ्लेशन एक रीजन रहता है, इंटरेस्ट रेट है, करंट अकाउंट का मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, गवर्नमेंट की जो उन्होंने बाकी कंट्री से कर्ज वगैरह ले रखा है वो बड़ा मैटर करता है कि कंट्री की स्टेबिलिटी इससे मेजर होगी। ऐसी और भी फैक्टर यहाँ पे दिए हैं, एक बार आप ये एक्सप्लेनेशन रीड आउट कर लीजिएगा, विल गेट टू नो कि और क्या रीजन इसमें रहते हैं। ठीक है, चैप्टर ये हमें 88 नंबर पेज पे दिया गया है जहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ एक्सचेंज रेट दिया है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली बताया कि हम कैसे कैसे एक्सचेंज रेट को बेसिकली डिफाइन करते हैं। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट भी होता है, फिक्स एक्सचेंज रेट भी होता है, एंड फ्लोटिंग भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो वो सब कुछ आपका जो है फैक्टर्स हैं, एंड वो जो मैंने एक्सप्लेनेशन वाले में आपको प्रोवाइड किए हैं वो एक बार आप रीड आउट कर लीजिएगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बेसिकली इफेक्ट करते हैं ये सारे प्रोसेस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया एसडीआर वाला क्वेश्चन, जो अभी हमें काफी जगह इसका ऑप्शंस में कई जगह मिला है। यहाँ मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग स्पेशल ड्राइंग राइट? इट इज अ रिजर्व एसेट क्रिएटेड बाय वर्ल्ड बैंक, पहला स्टेटमेंट। सेकंड, इट इज आल्सो नोन एज पेपर गोल्ड। ठीक है, अब ये बेसिकली देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। एसडीआर बेसिकली ये जो है इसे आईएमएफ ने डेवलप किया है। उन्होंने बेसिकली ये इस बेसिस पे डेवलप होता है कि आईएमएफ में जो अलग अलग कंट्री ने कुछ फंड्स जो है वो आईएमएफ को देते हैं, ताकि ये बाकी कंट्रीज को आगे लोन देना है या उनका टेम्परेरी कोई करंट अकाउंट डेफिसिट जैसा सिचुएशन आ रहा है तो उनका वो सॉर्ट आउट करने के लिए, उनको कुछ सिचुएशन में हेल्प करने के लिए कुछ फंड्स देने, तो उसके लिए बनाया गया। तो स्पेशल ड्राइंग राइट बेसिकली होता है क्या है, इसमें अलग अलग करेंसी आप ले लेते हो, डॉलर ले लेते हो, इसमें आप यूरो ले लेते हो, इसमें आप जो है पाउंड ले लेते हो, वो सब कुछ चीज़ें आप इसमें इंक्लूड करके, ठीक है, तो आप अपना ये स्पेशल ड्राइंग राइट्स एक काइंड ऑफ सर्टिफिकेट बन जाता है। ठीक है, कि उसकी वैल्यू इतनी रहेगी। ठीक है, सो इसको हम पेपर गोल्ड भी इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये पेपर की फॉर्म है एंड ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रहता है, सभी कंट्रीज इसको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, बिकॉज आईएमएफ की बैकिंग है इसको एंड सभी कंट्रीज का इसमें करेंसी को कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो जैसे गोल्ड जो है आपका हर एक कोई एक्सेप्ट कर लेता है बिकॉज हर एक कंट्री में इसकी डिमांड रहती है, एंड इट इज ऑलवेज इट की गोल्ड इज ऑलवेज अ सेफ इन्वेस्टमेंट बिकॉज ये एटलीस्ट आपके पास कुछ वैल्यू इस चीज की रहेगी गोल्ड की। ठीक है, तो वैसे ही पेपर गोल्ड एसडीआर को बोलते हैं बिकॉज इसका वैल्यू हमेशा रहेगा, बिकॉज इसको बैकिंग एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक रिप्यूटेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है जिसमें बाकी कंट्रीज में पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, सी इज द आंसर बोथ 1 एंड 2। एक्सप्लेनेशन एक बार देख लीजिएगा आप। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको मेंशन है, यहाँ पे ईयर मेंशन है 1969 में आईएमएफ ये कॉन्सेप्ट के साथ आया था। ठीक है, एंड बास्केट ऑफ इंटरनेशनल करेंसी भी इसको बोलते हैं। यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज की करेंसीज भी मेंशन है। सोर्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जैक्ट जो है एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स उठाए गए हैं। सेंट्रल बैंक्स एंड अ न्यू रिजर्व एसेट क्रिएटेड एंड कंट्रोल बाय आईएमएफ 1967। ठीक है, 1967 यहाँ पे मेंशन है, अदरवाइज हम 1969 लेके चलते हैं इसको। बट अगर हमें क्वेश्चन में आता है, ऐसा ईयर तो नहीं पूछते, बट
फॉर योर अंडरस्टैंडिंग दिस इज 1967 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। एंड इसको हम पेपर गोल्ड भी बोलते हैं। ये सब कुछ यहाँ पे दिया, तो एज इट इज स्टेटमेंट उठा के ही ये क्वेश्चन बनाया गया है 97 नंबर पेज पे, आप इसे पढ़ सकते हो। एंड दिस इज हाउ यू विल अंडरस्टैंड कि एक एक स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम किए जा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्रीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात है, एफडीआई की बात है। मैं ऑलरेडी एफडीआई बता चुका हूँ क्या होता है आपको, कि डायरेक्टली आप जब कंपनी में ही इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उसको हम एफडीआई बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट इन अ वे कि आप उस कंट्री के जो फिजिकल एसेट्स है उनको बढ़ाने की, फॉर एग्जांपल फैक्ट्री एक और लगाने की, लगी हुई फैक्ट्री को एक्सपेंड करने की, कुछ नया प्रोडक्ट ऐड करने की, कोई नई मशीनरी ऐड करने की जो बात होती है, तो उसको हम एफडीआई बोलते हैं, ठीक है। सो इसमें हम देख लेते हैं कि क्या कुछ इंक्लूड होता है एफडीआई में। सब्सिडरी ऑफ कंपनीज इन इंडिया, तो किसी फॉरेन कंट्री का, फॉर एग्जांपल टोयोटा, टोयोटा इज एन फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंपनी का नाम है, ठीक है। तो अगर ये इंडिया में आके फैक्ट्री लगा रही है, किया ने जैसे भी रिसेंटली इंडिया में अपने फैक्ट्रीज वगैरह लगाए, ठीक है, तो दिस इज एफडीआई। ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये एफडीआई कर रहे हैं, बिकॉज ये नए फैक्ट्रीज इंडिया में आके लगा रहे हैं या एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब्सिडरीज यहाँ पे आके बनाते हैं, तो दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड कहता है मेजॉरिटी फॉरेन इक्विटी होल्डिंग इन इंडियन कंपनी। इक्विटी बेसिकली वही आपके शेयर्स वगैरह की बात है। तो एफडीआई मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये हम शेयर मार्केट की बात यहाँ पे नहीं करते, तो दिस कैन नॉट बी द आंसर, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंड कंपनीज एक्सक्लूसिवली फाइनेंस्ड बाय द फॉरेन कंपनीज, तो ये हम लेके चल सकते हैं, बिकॉज ये फॉरेन कंपनीज की इन्वेस्टमेंट होगी आपकी कंपनी में, ठीक है। इसको हम एफडीआई में कंसिडर करेंगे। एंड इसके बाद हम देख लेते हैं फोर्थ, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बेसिकली ये आपकी एफआईआईज होती हैं, ठीक है। जो एफआईआईज है कि जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन द एफडीआई, आप इक्विटी या शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, तो उसको हम बोलते हैं, ठीक है, एफआईआईज। तो ये एफआईआईज का पार्ट है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, नॉट नॉट अ एफडीआई थिंग, ठीक है। तो हमारा फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, एंड सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। तो हमारे पास 1 एंड 3 जो है हमारे पास आंसर आते हैं, तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, एंड यहाँ पे हमें मेंशन किया गया है कि एफडीआई में क्या क्या चीजें हैं, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफडीआई एंड एफआईआई, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। क्वेश्चन कहाँ पे दिया था, क्वेश्चन देखो यहाँ पे एग्जैक्टली क्वेश्चन आपको इसमें इतना डिटेल में मेंशन नहीं है, बट यहाँ पे टर्म्स मेंशन है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो इस चीज को आपने समझना है एनसीईआरटी पढ़ते हुए, कि इस तरह के टर्म्स जो हैं, आपको हर एक टर्म का एनसीईआरटी में दी हुई एक एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही न्यूज़पेपर में अगर इकोनॉमिक वाले सेक्शन में, अगर आपको इकोनॉमी वाले सेक्शन में ऐसी कोई टर्म्स मिलती है, तो आपको उसको थोड़ा समझना है कि ये टर्म क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, एंड इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन बनाया ताकि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सको। 88 नंबर पेज पे ये इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है चैप्टर नंबर 6 +2 की एनसीईआरटी में, ठीक है, देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, एंड यहाँ पे बड़ा इजी डायरेक्ट क्वेश्चन से पूछा गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इज बेसिकली अ रिपोर्ट, ठीक है, जो कंट्री के जो फॉरेन ट्रेड है उसके बारे में या उसकी ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में रिपोर्ट प्रेजेंट करती है। हमसे पूछा गया है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ये रिपोर्ट पब्लिश करती है। यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है डायरेक्टली मैं वो बता देता हूँ, आप लोग भी अपना आंसर दीजिए। यहाँ पर आंसर जो है वो है हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ए इज द आंसर, IMF इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। यहाँ पे आंसर दिया गया है। ये ईयर में 2 बार निकालती है अपनी रिपोर्ट, अप्रैल एंड अक्टूबर में, ठीक है। सो ईयरली भी रिपोर्ट आती है, एंड बाय एनुअल भी इसकी रिपोर्ट रहती है, ठीक है। ये क्वेश्चन कहाँ से आया, अब देखो ब्रिटेन वुड सिस्टम के रिगार्डिंग जरूर पढ़िएगा, ब्रिटेन वुड ट्विंस के रिगार्डिंग भी आपको जरूर पढ़ना है, ये क्या कुछ होते हैं। यहाँ पर आपको 2 टर्म दिए गए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और दूसरा वर्ल्ड बैंक, जिनको हम जो है ब्रिटेन वुड ट्विंस भी बोलते हैं, ठीक है।
तो ब्रिटेन वुड जो है बेसिकली जगह का नाम है जहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुआ था 1944 में, तो वहाँ पे उसके बाद ये दोनों एजेंसीज वहाँ से बनी है। ठीक है, तो इसके बारे में इस चैप्टर में भी दिया हुआ है, एंड अदरवाइज भी न्यूज़ में बहुत रहता है, तो आपको पढ़ना है, ऐसे कोई भी रिपोर्ट न्यूज़पेपर वगैरह में आता है तो आपने कवर अप करना है। चैप्टर 6 96 नंबर पेज पे ओपन इकोनॉमी माइक्रो इकोनॉमिक्स में +2 की एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेक्शन। मैंने क्वेश्चंस कवर अप करने की सभी क्वेश्चन जो यहाँ से फ्रेम किए जा सकते हैं वो कवर अप करने की कोशिश की है, सो दैट और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से आपको भी स्किल गेन अब हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी से फ्रेम किए जा सकते हैं। तो इसी तरह से आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ने भी है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम, एंड आई होप आपको ये जो सीरीज है बहुत यूजफुल लग रही होगी। डू गिव योर फीडबैक। थैंक यू सो मच।